नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाराही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी है 5वीं क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुलिंदों के बाद और जो कत्यूरी वंश है हमारा, उससे पहले उत्तराखंड का इतिहास में किन किन राजनीतिक शक्तियों ने शासन किया है। ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुलिंदों के बारे में, जहां पे मैंने आपको कुलिंदों के बारे में बताया। और कुलिंदों के बाद क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, तो कुलिंद है। ठीक है। हम आज की क्लास पढ़ेंगे कुषाण शासन, योद्धे वंश और गोत्री वंश। इसके अलावा अगर हम बात करें, मित्र वंश हो गया आपका, और उसके बाद हो गया मोखरी वंश, नाग वंश और गोविषाण वंश, छागलेक वंश। बहुत सारे यहाँ पे राजनीतिक शक्तियां आई जिनने उत्तराखंड में शासन किया। ठीक है। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कुलिंदों के बारे में। क्या होता है जो कुलिंद है, हमने पढ़ा पिछली क्लास में कुलिंद शासन के बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं कुलिंद शासन। इस कुलिंद शासन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम एक मुख्य शासन और पढ़ते हैं, इसका नाम है कत्यूरी शासन के बारे में, या फिर कत्यूरी वंश के बारे में। जो ये कत्यूरी वंश है ना, कुलिंद शास जब कुलिंदों का यहाँ पर राज था, कुलिंदों ने यहाँ पर अधिकार किया, इससे लेकर कत्यूरी शासन, जब कत्यूरी वंश आया हमारे उत्तराखंड में, इसके बीच में बहुत सारे यहाँ पे राजनीतिक शक्तियों ने यहाँ पे क्या किया, अधिकार किया या फिर शासन किया। ठीक है। तो ये राजनीतिक शक्तियां रही हैं हमारे यहाँ पे। ये जैसे आपका कुषाण शासन हो गया, जब हमारे भारत पे यहाँ पे कुषाण शासन यानी कि कुषाणों का अधिकार था, तब जैसे कि मैंने आपको बताया जो कुलिंद शासन है, जो कुलिंद है, कुलिंद ने क्या करा, ये मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग पर शासन कर रहे थे। क्या होता है जब यहाँ पे कुषाण शासन आता है, कुषाण क्या करते हैं, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। जब ये तराई क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, तो यहाँ पे कुछ वक्त यहाँ पे अधिकार करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे योद्धे वंश आता है। तो जो कत्यूरी शासन, जो कत्यूरी वंश है, कत्यूरी वंश से पहले का इतिहास, और कुलिंद शासन जो कुलिंद वंश है, इसके हम बाद के इतिहास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो पहली हमारी जो राजनीतिक शक्ति आई थी, वो थी कुषाण शासन। ठीक है। कुषाण शासन की हम पहले बात करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कुषाण शासन या फिर कुषाण वंश। कुषाण शासन की बात करें तो दोस्तों, जो कुषाण शासन है, ये इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक आपने सुना होगा, कनिष्क का नाम सुना होगा। ठीक है। कनिष्क के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो कनिष्क है, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आपका कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क था। ठीक है। जो कुषाण शासन है दोस्तों, ये कुषाण शासन ने किया, कहां पर अधिकार करा? इनने करा आपका मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र पर अधिकार। मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है। तो जो मध्य हिमालय में, जो मध्य हिमालय का जो पर्वतीय भाग था, पर्वतीय भाग पर कुलिंद शासन कर रहे थे। तो इनने क्या करा, जब कुषाण शासन भारत पर शासन करने आया, मतलब शासन किया इन्होंने, तब ये हिमालय के जो मध्य हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र पर तब क्या हुआ, कुषाणों ने क्या करा, शासन किया। जिसकी राजधानी क्या बताई गई है, जिसकी जो राजधानी है वो पुरुषपुर या पेशावर बताई गई है। जो कुषाणों के यहाँ पर राजधानी बताई गई है, क्या बताई गई है? पुरुषपुर और पेशावर। ठीक हो गया। पुरुषपुर और पेशावर, इसके दो नाम मिलते हैं, एक पुरुषपुर नाम से मिलता है और एक पेशावर नाम मिलता है। और जो कनिष्क है, यहाँ पे हम बात करते हैं कनिष्क की। यहाँ पे अगर हम कनिष्क के बारे में डिटेल में या कुषाण वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास का आ जाएगा। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। कनिष्क के बारे में हम एक दो पॉइंट यहाँ पे बात कर लेंगे। जैसे जो कनिष्क है, ये कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा था। और जो चीन पर रेशम मार्ग है, पहले जो रेशम का काम होता था, तो जो
रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? वो भी कनिष्क था। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है कनिष्क के बारे में। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग में नियंत्रण करने वाला, रेशम मार्ग में नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक, यानी कि एकमात्र शासक और पहला शासक कौन था आपका? कनिष्क था, पहला शासक। ठीक है, एकमात्र और पहला शासक कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने ही दोस्तों क्या किया था? 1800 सॉरी 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने। और कनिष्क ने चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? कनिष्क था। चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अगर प्रश्न बनता है कि चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो आपका उत्तर होगा कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क ने किसको हराया था? चीन पर आक्रमण करा। इनने क्या किया? जो चीनी एक शासक था जिसका नाम था पचाऊ, चीनी शासक पचाऊ को हराया। किसको हराया? चीनी जो शासक है पचाऊ, उसको हराया। चीनी शासक पचाऊ को हराया। तो यहाँ पर कनिष्क से हमने 4 पॉइंट हमने आप बात करी। तो इनने एक, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 78 ईस्वी में इनने क्या किया? शक संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी था आपका हुइस्क। ठीक है, तो इनकी राजधानी थी पुरुषपुर और पेशावर। और जो कुषाण वंश की हमें जानकारी मिलती है, हमें कुषाण वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुषाण मुद्रा, जो कुषाणों की मुद्राएं हैं, ठीक है, कुषाण वंश की जानकारी की अगर हम बात करें, कुषाण वंश की जानकारी, जानकारी के स्रोत क्या हैं? इनकी मुद्राएं हैं। क्या है? इनकी मुद्राएं हैं। कुषाण वंश की जानकारी की जो स्रोत है, इनकी मुद्राएं हैं। इनने मुद्राएं जारी की होंगी। तो जो ये मुद्राएं हैं, इससे हमें पता लगता है कि जो कुषाण है, कुषाणों ने उत्तराखंड पर भी, उत्तराखंड के मतलब मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। कुषाण मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कुषाण मुद्राएं, कुषाण मुद्राएं, कुषाण मुद्राओं की बात करें तो जो कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है और किसकी प्राप्त हुई है? ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले अगर हम बात करें तो पहली जो जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये है कनिष्क की। ठीक है, कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। नानक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहां से? काशीपुर से। ठीक है, कहां से? काशीपुर से आपकी कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और कनिष्क के अलावा किसकी हुई है? मैंने आपको बताया कि जब 1800 जब सॉरी 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, तो क्या हुआ? इनका जो उत्तराधिकारी था हुइस्क, तो हुइस्क भी उत्तराधिकारी है। हुइस्क की भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। तो कितनी मिली हैं? हुइस्क की आपको मिली है स्वर्ण मुद्राएं। कितनी? 44। हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली है आपके? मुनि की रेती, मुनि, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल। कहाँ है ये? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से 1972 में मिली है। 1972 में मिली है। और तीसरी अगर हम बात करें तो एक और स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, जो मिलती हैं वासुदेव द्वितीय की। इसकी वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कितनी? 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कहां से? गोविषाण से।
जो ये गोविसाण है दोस्तों, जो ये गोविसाण है, गोविसाण काशीपुर का पुराना नाम है। ठीक है, गोविसाण से मिलती हैं जिसमें, और जो तीन स्वर्ण स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वासुदेव की, किसकी? वासुदेव की। जो ये तीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, इसमें शिव और नंदी का चित्र अंकित है। क्या है? शिव व नंदी का चित्र अंकित। ठीक है, शिव नंदी का चित्र है इसमें, वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राओं में। आगे हम बात करें तो जो सात कुषाण स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? खटिमा से प्राप्त हुई हैं। और कहां से प्राप्त हुई हैं? चौथी अगर हम बात करें, चौथी जगह जो हमारी है जहां से कुषाण शासन की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं प्राप्त हुई हैं, तो है आपका खटिमा से। ठीक है, सात कुषाण स्वर्ण मुद्राएं आपके कहां से प्राप्त हुई हैं? खटिमा से प्राप्त हुई हैं। खटिमा से प्राप्त, जिसमें जिसमें वसु नामक राजा, कौन सी? जो खटिमा से सात जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उसमें क्या किसका नाम है? वसु नामक राजा का राजा का नाम मिलता है। ठीक है, तो सात जो कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटिमा से प्राप्त हुई है, उसमें आपको किसका नाम मिलता है? वसु नामक राजा का नाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो जो स्त्रोत इनकी क्या है? मुद्राएं हैं। मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हमें? वीरभद्र, मोरध्वज मोरध्वज और गोविशाण से प्राप्त हुई हैं। तो हमें हमने यहाँ पे बात की काशीपुर, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविशाण। तो गोविशाण से हमें किसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? गोविशाण से हमें प्राप्त हुई है वासुदेव द्वितीय की तीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और जो तीन स्वर्ण मुद्राएं हैं, इस पर शिव और नदी, जो नंदी है, नंदी का चित्र अंकित है। ठीक है, और जो गोविशाण सिक्कों की खोज की है, गोविशाण सिक्कों की खोज कब हुई है? यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट लिखना है, गोविशाण सिक्कों की खोज। गोविशाण सिक्कों की खोज, तो गोविशाण सिक्कों की खोज कब हुई है? 1960 में हुई। इसके द्वारा की गई, केपी नौटियाल जी के द्वारा। इसके द्वारा केपी नौटियाल जी के द्वारा, केपी नौटियाल ने की। इसकी गोविशाण सिक्कों की खोज केपी नौटियाल ने की 1960 में। और भारत में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिए, भारत में सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, ये किन्ने जारी किए? ये करे हैं कुषाणों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, कुषाणों ने जारी किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कुलिंद राजवंश की। तो हमने क्या करा, जब हमने कुलिंद राजवंश के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे हमने कुषाण शासन के बारे में पढ़ा। तो कुषाण शासन में हमने कुछ पॉइंटों को हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे कि कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के बारे में हमने बात की, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? आपका कनिष्क था। और पहला शासक कौन था? कनिष्क था। और 78 ईस्वी में ने संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी कौन था? आपका हुविष्क था। और चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? कनिष्क था, जिसने चीनी शासक पचाऊ को हराया था। और इनने उत्तराखंड में मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र पर अधिकार करा, जिसकी राजधानी पुरुषपुर और पेशावर थी। और कुषाण जो वंश है, इसकी जानकारी के जो स्रोत है वो इनकी मुद्राओं से हमें पता चलता है कि कुषाणों का यहाँ पे शासन रहा है। कुषाण मुद्राएं हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो कुषाण में अगर बात करें, कनिष्क की मुद्राएं प्राप्त हुई, नानक स्वर्ण जो मुद्राएं हैं आपकी काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। हुइस्क की जो 44 स्वर्ण मुद्राएं हैं मुनि की रेती से प्राप्त हुई है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है।
ठीक है। कब प्राप्त हुई? 1972 में प्राप्त हुई। और वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई गोविसाण से, जो कि वर्तमान अभी काशीपुर है। वर्तमान काशीपुर को ही पहले गोविसाण कहा जाता था, ठीक है। तो जो वर्तमान काशीपुर है, यहाँ से 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर शिव और नंदी के चित्र अंकित मिलते हैं। इसके बाद जो 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये जो 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं आपके खटिमा से प्राप्त हुई है, जिसमें वसु नामक राजा का नाम मिलता है। और प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, जो गोविसाण सिक्के हैं उनकी खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई? जो गोविसाण सिक्के हैं इसकी खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं यौधेय वंश। ठीक है। क्या होता है, कुरंदों के बाद बहुत सारी यहाँ पर राजनीतिक शक्तियां आती हैं, जिसमें हमने जो पहला हमने वंश पढ़ा वो कुषाण वंश पढ़ लिया। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है आपका यौधेय वंश। ठीक है। क्या है आपका? यौधेय वंश। यौधेय वंश। तो यौधेय वंश के अगर हम बात करें तो दोस्तों, इनने कुषाणों को पराजित करने वाली शक्ति क्या है? कुषाणों को पराजित करने वाली शक्ति। इनने क्या किया? कुषाणों को पराजित किया। कुषाणों को क्या किया? पराजित किया। कहां पर? उत्तराखंड यानी कि मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में। मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में। मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में इनने कुषाणों को पराजित किया। और जो योद्धे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये कुलिंदों के समकालीन थे। समकालीन मतलब जब कुलिंद राजवंश यहाँ पर राज्य कर रहा था, तब उसके समकालीन ही एक और वंश था, उसका नाम था यौधेय वंश। यौधेय जो है ये कुलिंदों के समकालीन थे। ठीक है। कुलिंदों के समकालीन थे। यौधेय वंश की जो दोस्तों स्त्रोत है, यौधेय वंश की भी कुछ मुद्राएं मिलती हैं जानकारी के स्रोत। इस जो यौधेय वंश है, यौधेय वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं? कैसे पता चलता है हमें यौधेय वंश के बारे में? तो इसके जो जानकारी के स्रोत हैं वो है मुद्राएं। और मुद्राएं कहां से मिली? तो दोस्तों, जौनसार भाबर, जो कि देहरादून है। जौनसार भाबर, जौनसार भाबर, देहरादून। कहा? देहरादून। और कालो का डांडा। देहरादून और कालो डांडा से। कालो डांडा से। ये आपका कहाँ है? यह आपका लेंस डाउन में। ठीक है। इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं, इनकी मुद्राओं से पता चलता है। तो इनकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं? जौनसार भावर देहरादून से, और कालो डंडा लेंस डाउन से। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो योद्धे शासक हैं, इनके द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि जो योद्धे शासक हैं, वह कौन से शासक हैं जिनके द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा योद्धेय शासक। ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा योद्धेय शासकों के। योद्धेय शासकों के द्वि व त्रि वाले, द्वि व त्रि मुद्रालेख, द्वि व त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के कौन से वंश के हैं, या फिर किस वंश से यहाँ पे किस वंश की इसकी जानकारी मिलती है? तो आपका उत्तर होगा योद्धेय वंश या फिर योद्धेय शासक। ठीक हो गया। पांचों पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जो योद्धेय कालीन मुद्राएं हैं, इसमें शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है। ठीक है। योद्धेय शासकों या फिर योद्धेय कालीन, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, योद्धेय कालीन
मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित मिलता है। ठीक है, जो कार्तिकेय का चित्र है ये किनके सिक्कों में मिलता है, तो आपका उत्तर होगा यौधेय वंश। तो इनकी जो इतिहास की मतलब जो यौधेय वंश है, तो यौधेय वंश की जो हमें यहाँ पे शासन की हमें जानकारी मिलती है इनकी मुद्राओं से। तो इनकी मुद्राएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, जौनसार भाबर देहरादून में पड़ता है, और जो कालो का डंडा है आपका लैंसडाउन में है। तो यहाँ से हमें इनके सिक्के प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई, और इनके द्वि और त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के भी प्राप्त हुए। ठीक हो गया। अगला जो हमारा वंश है यह है आपका युगशैल का गोत्रीय वंश। अगला जो वंश रहेगा आपका युगशैल का गोत्रीय वंश। युगशैल का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश क्या है? जो गोत्रीय वंश है ये कालसी प्रदेश के आसपास इसका राज्य था। मतलब जो कालसी प्रदेश है, कालसी प्रदेश के आसपास का जो राज्य था, वहां पर एक और राजनीतिक शक्ति यहाँ पर अधिकार जमा के अपना बैठी हुई थी, शासन कर रही थी, जो था आपका गोत्रीय वंश। ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे? कालसी, आप पहली हेडिंग लिखेंगे कालसी प्रदेश, काली प्रदेश, सॉरी कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य, जहां पे यह मतलब अपना शासन कर रहे थे। और गोत्री वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या मिलता है? सील वर्मन। ठीक है। गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा कौन था आपका? सील वर्मन। ठीक है। क्या नाम मिलता है? उसका नाम मिलता है दोस्तों सील वर्मन। सील वर्मन, सील वर्मन था। और सील वर्मन की बात करें, यहां से सील वर्मन से कुछ प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि सील वर्मन ने क्या करा था? जो देहरादून है, देहरादून में एक जगह पड़ती है जगत ग्राम, जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सील वर्मन ने, यहाँ पर आप स्टार लिख के ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, सील वर्मन ने क्या किया था? देहरादून के, देहरादून के जगत ग्राम में, जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका, ठीक है, ये बड़वाला यज्ञ वेदिका जो कि तृतीय सती का है, निर्माण कराया था। तृतीय सती का है बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया था? आपका सील वर्मन ने। ठीक है। और सील वर्मन ने ही यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इनने, सील वर्मन ने ही ने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए, यज्ञ किए। ठीक है। और एक तो जो सील वर्मन है उसका नाम मिलता है आपका गोत्री वंश में। उसके बाद आपको एक और नाम मिलता है, जो है आपका शिव भवानी नामक राजा का भी यहाँ पे एक और नाम मिलता है, एक सील वर्मन गोत्री वंश में, और एक और राजा है शिव भवानी। और शिव भवानी ने भी क्या किया था? यहाँ पर यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे, क्योंकि एक कोई एक तो कर नहीं सकता, वो तो जो चाहे यज्ञ कर सकता है। तो क्या हुआ कि एक और राजा का नाम मिलता है, जिसका नाम है यहाँ पर आपका शिव भवानी। शिव भवानी नामक राजा ने भी क्या किया था? नामक राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ किया आपको कहां पे? यमुना के तट पर।
यमुना के तट पर। ठीक है। आज हमने यहाँ पे तीन वंशों के बारे में पढ़ा। पहला आपका था यहाँ पे कुषाण वंश, और सेकंड था आपका यहाँ पे कुषाण वंश के बारे में पढ़ा, जिसकी जानकारी के स्रोत मुद्राएं हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पॉइंट बताया। और जो आपका अगला जो है हमने यौध्य वंश के बारे में पढ़ा, और यौध्य वंश के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे गोत्रीय वंश के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों ये था। अब हम अगली जो हमारा जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कुलूत वंश, गौविशाल में जो एक मित्र वंश ने शासन किया, मित्र वंश के बारे में, और हिमालय का जो कृतपुर राजवंश है उसके बारे में। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।